एफबीआर ने गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में तकरीबन 2400 अरब रुपए ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है। 26% की ग्रोथ है, मगर उसके बावजूद एफबीआर बार बार डाउनवर्ड रिवाइज किया गया टारगेट पूरा नहीं कर सका। ओरिजिनल 12,900 अरब रुपए था, फिर 12,300 अरब रुपए हुआ, फिर 11,900 अरब रुपए हुआ, मगर एफबीआर गुज़िश्ता माली साल में 11,700 अरब रुपए इकट्ठे कर सका है। एफबीआर का दावा है कि नेगेटिव लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ टारगेट के मुताबिक नहीं, इन्फ्लेशन टारगेट से कम रही, उसके बावजूद एफबीआर ने अच्छा परफॉर्म किया है। इन्फोर्समेंट की मद में 8 गुना इजाफा किया गया, तकरीबन 865 अरब रुपए एफबीआर की तरफ से इकट्ठे किए गए हैं। मगर सवाल उठ रहा है कि अगर टारगेट नहीं पूरा कर सका तो आइंदा किस तरीके से पूरा होगा, किस किस एरियाज में ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया जाएगा, इन्फोर्समेंट क्या उस हद तक होगी कि जो टैक्स नहीं देते उनको टैक्स नेट में लाया जाए। कुछ रिलीफ दे दिया गया जो कि बजट डॉक्यूमेंट में ओरिजिनली नहीं था। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ चेयरमैन एफबीआर राशिद महमूद नगरियाल साहब मौजूद हैं। नगरियाल साहब, बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और आपने बताया कि इन इकोनॉमिक कंडीशंस में एफबीआर की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है। आप हमारे साथ 3 हफ्ते पहले मौजूद थे और आपने कहा था कि 10.5% टैक्स टू जीडीपी कर लेंगे। गुज़िश्ता बरस 8.8% था, मगर 10.2% आप कर पाए। आईएमएफ से 10.6% का प्रॉमिस किया था। तो एब्सोल्यूट नंबर्स में ओरिजिनल टारगेट से तकरीबन 1200 अरब रुपए कम और टैक्स टू जीडीपी का टारगेट भी एफबीआर नहीं मीट कर पाया। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आपकी कारकर्दगी अच्छी रही। देखिए, कारकर्दगी अच्छी ना रहने या रहने का फैसला तो खैर हम नहीं कर सकते। हम जो बात कर सकते हैं वो डेटा की है। इस साल जो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, जो जिसमें हम बेसिकली देखते हैं, जैसे अभी आपने एक नंबर दिया है, वो एफबीआर रेवेन्यू टू जीडीपी रेशियो अगर हम देखें तो 10.2 के ऊपर हैं, जो पिछले साल 8.8 के ऊपर थे। और 8.8 से 10.2 का सफ़र का मतलब है कि 1.4 परसेंटेज पॉइंट का एक साल में इजाफा। आप देखें, ये जो जिस तरह आपने खुद कहा 2.4 ट्रिलियन एक्स्ट्रा आया है, लेकिन ये 2.4 ट्रिलियन किन हालात में एक्स्ट्रा आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बस इशारा भी किया उसकी तरफ। ज़ाहिर है जब हाई इन्फ्लेशन रेट होता है तो हमारे लिए ईजी होता है वो करना। और अगर हाई इन्फ्लेशन रेट, मसलन अगर आप इस साल को पिछले साल से कंपेयर कर ले तो पिछले साल हमने 7.1 ट्रिलियन से 9.3 ट्रिलियन पे गए थे। इस दफ़ा हम 9.3 ट्रिलियन से 11.7 ट्रिलियन पे गए हैं। आप पिछले साल भी अगर आप उसको देखें तो रफली 2.2 ट्रिलियन का इजाफा था, इस दफ़ा 2.4 ट्रिलियन का इजाफा है। लेकिन पिछले साल जो सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से इजाफा था वो 1.9 ट्रिलियन था। अच्छा, अगर आप इस नंबर को देखें, ये मेरे पास पड़ा भी हुआ है, तो ये 1.9 ट्रिलियन का जो इजाफा है ये सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से था, और जो आपका इन्फोर्समेंट की वजह से था वो रफली 105 ट्रिलियन का इजाफा था। इस दफ़ा सिर्फ इन्फोर्समेंट की वजह से 865 बिलियन का है। 105 बिलियन का था पिछले साल, इस दफ़ा 865 बिलियन का है। आप ये देखें कि ये रफली अगर आप देखें तो 760 बिलियन जो है वो सिर्फ इन्फोर्समेंट की वजह से आया है, और इन्फ्लेशन की वजह से इस दफ़ा हमें बहुत कम फ़ायदा मिला। फ़ायदा तो खैर एफबीआर को मिलता है, ओवरऑल गवर्नमेंट को तो फ़ायदा नहीं होता उसका, क्योंकि इन्फ्लेशन के ज़रिए जो टैक्स बढ़ता है उससे परचेजिंग पावर हुकूमत की नहीं बढ़ती। तो पिछले दफ़ा जहां इन्फ्लेशन की वजह से 1.9 ट्रिलियन था, इस दफ़ा 0.76 ट्रिलियन था। तो मैं इसको ऐसे देखता हूं कि जिसे हम रियल रेवेन्यू कहें या ट्रू रेवेन्यू कहें या ट्रू परचेजिंग पावर कहें, उस सेंस में ये इस तरह का इजाफा पिछले कई सालों में देखने में नहीं आया। और अगर आप इसको देखें टोटल नंबर पे, जब हम कहते हैं कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो हुई है, बड़ी है, 10.2 पे गई है, तो आखिरी दफ़ा जो मैक्सिमम हम गए थे वो 2017-18 में गए थे एफबीआर रेवेन्यू का, दैट वाज 9.8। तो 9.8 तब था और पिछले साल 8.8 था, और बीच में ऐसे साल भी दे रहे हैं जैसे 2019-20 था, आपको पता है कोरोना का भी इशू था, तो हम 8.4 पे चले गए थे एफबीआर रेवेन्यू को देखें। तो मेरे ख्याल में ये 1.4 परसेंटेज पॉइंट का एक साल में एफबीआर के रेवेन्यू में इजाफा होना, मैं बिल्कुल आपकी बहुत दुरुस्त मानता हूँ कि अगर हम 10.5 या 10.4 पे जाते तो इससे भी अच्छी बात होती। हमारी कुछ रिकन्सिलिएशन चल रही है, कुछ 30 बिलियन शायद और आ जाएगा, लेकिन वो स्टेट बैंक ने जमा कर लिया, लेकिन जैसे होता नहीं, बट दैट डजंट मैटर। एसेंशियली ये है कि ये फंडामेंटल शिफ्ट है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द
टैक्स जीडीपी रेशो में इतना इजाफा, बल्कि इस सेंस में भी कि उसकी क्वालिटी क्या है, क्या वो इन्फ्लेशन ड्रिवन है या इम्प्लीमेंटेशन ड्रिवन है। देखिए, टैक्स बढ़ाने के दो ही तरीके हैं ना, आप टैक्स रेट को बढ़ा लें या कंप्लायंस रेट को बढ़ा लें। ये जो मैं 760 बिलियन की बात कर रहा हूँ, ये प्योरली विच इज़ मोर देन द प्रीवियस ईयर 760 बिलियन, वैसे 865 बिलियन है, ये प्योरली कंप्लायंस रेट बढ़ा के है। मैं इस पे भी सवाल करना चाहूँगा नगरियाल साहब कि आपने 760 अरब रुपए, गुज़िश्ता बरस कंप्लायंस 105 थी, इस दफ़ा 865 है, 760 अरब का जो इजाफा है, क्योंकि ऐसा लग रहा था आपके जो गुज़िश्ता इंटरव्यूज़ को भी देखें, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस को, कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उस पर आपका ज़्यादा फोकस है कि वो सेल्स टैक्स की मद में चोरी करते हैं, कॉस्ट इन्फ्लेट करते हैं। आपने कुछ बेवरेजेस की भी मिसाल दी थी कि एक शुगर ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, अगर एक ही किस्म की ड्रिंक बन रही है तो ये हो नहीं सकता। आपने कुछ सीमेंट कंपनीज़ की मिसाल दी थी कि कोल को तो कॉस्ट इन्फ्लेट करके किस तरीके से वो टैक्स बचाते हैं। तो ये जो इन्फोर्समेंट है, ये जो ऑलरेडी टैक्स पे करते हैं, जो कि टैक्स नेट में हैं, उन्हीं के ऊपर आपने इन्फोर्स किया, ये भी डाइवर्सिफाइड था कि जो है नहीं उनके ऊपर भी किया? दो तरह के काम हुए शाहजेब। एक तो लार्जली जहाँ पे टैक्स की अंडर रिपोर्टिंग थी, टैक्स की अंडर रिपोर्टिंग एक्चुअली नहीं होती, सेल्स टैक्स हमारा मेन एरिया है, तो उसमें प्रोडक्शन की अंडर रिपोर्टिंग होती है और दूसरा प्राइस की अंडर रिपोर्टिंग होती है। मैं आपको सिर्फ दो सेक्टर की मिसाल देता हूँ, शुगर में और सीमेंट में, दोनों में इशू था। अब होता क्या था कि शुगर की रिपोर्टिंग वो खुद करते थे कि हमने कितने की चीनी बेची, हमने वो सिस्टम ही बदल दिया, ना उनके पास इख्तियार रहा है ना अब एफबीआर के पास इख्तियार है। हम पीएसबी का जो डेटा है वो लेते हैं, जो वो वीकली कलेक्ट करते हैं रिटेल प्राइस का, अक्रॉस द कंट्री कलेक्ट होता है, आपको पता है एक स्टैंडर्ड मेथड है उसके ज़रिए, और उसकी रिटेल प्राइस के साथ एक फार्मूला बना दिया है। अब शुगर की प्राइस, सेल प्राइस वही होगी जो उस फार्मूले के मुताबिक निकलेगी, वो मैथमेटिकल फार्मूला है और उसके ऊपर एग्रीमेंट है हमारा और इंडस्ट्री का। इसी तरह सीमेंट के साथ भी हमने फार्मूला बना दिया। जब सीमेंट में हमने पहली दफ़ा 29 अप्रैल को ये फार्मूला ड्रिवन उसकी सेल प्राइस की, तो मैं मई का डेटा देख रहा था, पिछले साल का और इस साल का मई का, जो इसमें टैक्सेस कलेक्ट हुए सिर्फ सीमेंट सेक्टर में, वो कहीं 70% ज़्यादा हैं, कहीं 90% ज़्यादा हैं। इसी तरह शुगर सेक्टर का मैंने शायद एक दफ़ा पहले भी आपसे जिक्र किया था, कोई एनुअल इम्पैक्ट उसका 48 बिलियन का है। लेकिन साथ ही साथ अगर आपने देखा हो तो हमने थोड़ा सा काम, बहुत ज़्यादा नहीं किया, हमने पीओएस पे काम किया। और पीओएस जो पिछले साल रिटेल सेक्टर का इस वक्त पिछले साल 16% जो था वो पीओएस के ऊपर था। इस साल अगर आप देखें तो ये 20% उसके ऊपर है, पीओएस के ऊपर है। अब हमने पूरा रिटेल सेक्टर शायद कभी नहीं ला पाएंगे, क्योंकि गांव में छोटे छोटे मोहल्लों में दुकानें हैं, वो शायद नहीं आएंगी, और वो वैसे भी बहुत गरीब लोगों की ग्रासरी शॉप्स उसको नहीं लाएंगे। लेकिन जो आपका हाई एंड और मिडल एंड रिटेल है वो आ जाना चाहिए। सो हमारा टारगेट ये है कि इस 20% को हम 30, 40, 50 और 60 की तरफ लेके जाएं। मे बी हम 60 के बजाय नहीं जाएंगे, लेकिन ये जब आता है और आप ये देखें कि टोटल जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है, आई कैन रीड दैट नंबर, पिछले साल 2.8 ट्रिलियन की जो सेल हुई है रिटेल में, वो पीओएस सिस्टम के ऊपर हुई है, 2.8 ट्रिलियन की। आप ये देखिए, दिस इज अ लार्ज नंबर इन एन इकोनॉमी साइज ऑफ 113 to 115 ट्रिलियन इन द टोटल। और आपको पता है कि ये रिटेल पे सिर्फ हो रहा है, ये होल सेल पे नहीं हो रहा, डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं हो रहा। तो जब हम कहते हैं 18-20% हमारे पास टोटल है रिटेल और होल सेल और डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये रफली रिटेल 12% के करीब बनता है, जिसके अंदर हम इसकी बात कर रहे हैं। और जब हम जो नंबर मैंने आपको बताया इसकी बात करते हैं, तो इसका मतलब है आपने 4% की 4/12 रफली उसको कवर कर लिया है रिटेल वाली साइड के। लेकिन इसलिए मज़ीद आगे जाना है। मैं शायद एक आध दफ़ा पहले भी की बात कर चुका हूँ, हम डिजिटल इनवाइसिंग साथ कर रहे हैं, जो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, यानी इंपोर्टर से आएगी और मैन्युफैक्चरर से आएगी टूवर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटर और फिर रिटेल की तरफ जाएगी। एक तरफ ये जा रही है और दूसरी पीओएस की बढ़ेगी। हमारी इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी बढ़ गई है। पिछले साल हमने जो रिफॉर्म पैकेज एफबीआर के लिए अप्रूव किया था, मोबिलिटी, ऑफिसर्स की इंटेग्रिटी मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें इस साल से फुली इन फील्ड होंगी। हमारा ये ख्याल है कि अगले क्वार्टर्स में ये मजीद पीओएस की जो रीच है ये बढ़ जाएगी। वैसे अगर तो आपने गुज़िश्ता बरस, जब आप कहते हैं कि साइड पे चल रहे हैं, देखिए कि इन्फोर्समेंट ने ज़्यादा किया, अब देखें एक जो एरिया है जिसमें आपने टारगेट से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया
वो इनकम टैक्स की मद में है। 5,800 अरब रुपए आपने इकट्ठे किए, जो टारगेट से भी 340 अरब रुपए ज़्यादा हैं। सेल्स टैक्स आपने टारगेट से 1,000 अरब रुपए कम इकट्ठा किया। दीगर जो हेड्स हैं आपके, उनमें भी आपने, चाहे फेडरल एक्साइज ड्यूटी हो, दीगर हेड्स हैं, उसमें भी आप कस्टम ड्यूटी हो, आपने उनमें टारगेट से कम इकट्ठा किया। तो जो कॉर्पोरेट पर सुपर टैक्स लगाया हुआ है, जो पहले से टैक्स देते हैं, सैलरीड क्लास पर आपने बहुत, तो अभी भी जो टैक्स पहले से देते हैं उन्हीं से आपने ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया। नहीं, वो ये बात दुरुस्त है कि जो वो वाइडनिंग जिसे हम टैक्स रेट, मैंने आपको शायद एक आध दफ़ा पहले बात हुई थी, हमारा दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये है कि हमारे बहुत सारे लोग टैक्स नेट से बाहर हैं, लेकिन हमारा ब्रॉडनिंग के अलावा टैक्स डीपनिंग का भी इशू है कि जो लोग अंदर हैं वो मैसिवली अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं। वो जो मैसिव अंडर रिपोर्टिंग है उसको रोकने का कोई ऐसा नुस्खा नहीं है कि आप हथियार लेके उसके पीछे पड़ जाएं या क्रिमिनल प्रोसीडिंग करें। उसका यही तरीका है कि आप डिजिटल टूल्स के ज़रिए, वीडियो एनालिटिक्स के ज़रिए आप प्रोडक्शन मॉनिटरिंग करें और आप उनकी सेल प्राइस की, जिस तरह हमने ये 2 सेक्टर में किया और हमने आगे को 18 सेक्टर मजीद है जो आइडेंटिफाई किए हुए हैं और जिस पे काम चल रहा है। ये इंशाल्लाह 1 साल में वो जो बड़े सेक्टर्स हैं आपके इकानमी के, ये सब प्रोडक्शन मॉनिटरिंग में भी आ जाएंगे और इनकी सेल प्राइस के लिए भी इंडिपेंडेंट मेथडोलॉजीज अडॉप्ट हो जाएंगी जो ऑब्जेक्टिव हो, जो रिलायबल हो और जो FBR के हाथों में मजीद डिस्क्रिशन ना दें और ना ही डिस्क्रिशन टैक्स पेयर के हाथ में दें। ऐसा मगर गुज़िश्ता जब आप आए थे प्रोग्राम में तो उसमें एक चीज़ जो अच्छी लग रही थी बजट डॉक्यूमेंट में, वो था कि जो नॉन फाइलर्स हैं या जो जिनकी डिक्लेयर्ड इनकम है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन किया जाएगा। मगर फिर जब आखिरी स्पीच की है फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, तो वज़ीर आज़म के कहने पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स और घर 5 करोड़ रुपए तक अगर जस्टिफाई नहीं करती उनकी इनकम तो सवाल नहीं होगा, 10 करोड़ रुपए तक कमर्शियल प्रॉपर्टी पर, 70 लाख रुपए तक की गाड़ी पर। दरअसल तो जो आपने आगे बढ़ना था कंप्लाइंस में, ये आप कैसे आगे बढ़ेंगे जब 5 करोड़ 10 करोड़ से ऊपर की जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो कितने लोग होते हैं पाकिस्तान में? ये तो फिर आप एक स्टेप आगे लेके 2 स्टेप पीछे चले गए। शाहजेब, मेरा ख्याल है आपने बहुत पर्टिनेंट ऑब्जर्वेशन दी है। और होता क्या है, बजट मेकिंग का क्या प्रोसेस है, आप एक बिल लेके जाते हैं असम्बली में और वो फिर स्टैंडिंग कमेटी में, आपके इल्म में होगा कि इस दफ़ा बजट मेकिंग प्रोसेस अंडरवेंट अ फंडामेंटल क्वालिटेटिव चेंज। द शिफ्ट वाज कि इससे पहले क्लास बाय क्लास रीडिंग नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में नहीं होती थी। ये पहली दफ़ा हुआ है और मेरा ख्याल है ये मुल्क के लिए और डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि जिस तरह बाकी अच्छी डेवलप्ड डेमोक्रेसीज में होता है कि उनकी स्टैंडिंग कमेटी उसकी क्लास बाय क्लास रीडिंग करती है। माई सेल्फ, माई MOS एंड माई फाइनेंस मिनिस्टर, वी वर स्पेंडिंग रफली 7 hours a day before the standing committee with all kinds of questions coming up, जिसमें अपोजिशन के लोग भी थे, गवर्नमेंट के भी थे, कोलिशन के भी थे। आई मस्ट गिव फुल क्रेडिट टू दिस कमेटी कि जो हम उनके पास बिल लेके गए थे उन्होंने बहुत अर्क रेजी से उसके ऊपर सवाल किए, हमारे जवाब लिए, फिर उन जवाबों को एवेलुएट किया, काउंटर क्वेश्चन किए, सप्लीमेंट्री आंसर्स लिए। और मैं तो ऑनेस्टली हमारे लिए वो बहुत एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज थी, बट आई मस्ट गिव फुल क्रेडिट कि ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस का एक क्वालिटेटिव शिफ्ट आया और इससे बिल इंप्रूव हुआ है। इंप्रूव कैसे हुआ है? जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, इंप्रूव कैसे हुआ है? आप कह रहे एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज थी, आप क्रेडिट दे रहे हैं तो बजट डॉक्यूमेंट डिस्क्रेडिट हो गया। 5 करोड़ रुपए तक की अब आप नहीं पूछेंगे सवाल, 10 करोड़ रुपए तक की कमर्शियल प्रॉपर्टी पे, तो इससे ऊपर कितने लोग होते हैं? देखिए, मैं समझ रहा हूँ, जब हम बिल लेके गए थे तो हम वाकई नहीं चाह रहे थे कि इतनी हाई लिमिट हो, लेकिन जब कलेक्टिव विजडम उसमें ऑपरेटिव हुई, जिसमें कैबिनेट के कोलीग्स की भी थी, प्राइम मिनिस्टर साहब की भी थी और इस कमेटी की भी थी, वो ये थी कि आप पहली दफ़ा प्रिंसिपल ऑफ एलिजिबिलिटी को स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो जब आप प्रिंसिपल ऑफ एलिजिबिलिटी को स्टैब्लिश कर रहे हैं तो इसको ज़रा जेनरस लिमिट के साथ शुरू करें। इससे पहले तो फाइलिंग और नॉन फाइलिंग का प्रिंसिपल था ना, इस दफ़ा एलिजिबल और नॉट एलिजिबल का मसला आप देखें ना, किसी बंदे ने अगर कमर्शियल प्लाजा लेना है तो वो तो 10 करोड़ में नहीं आएगा ना। इस वक्त तो लोग कमर्शियल प्लाजा 1-1 अरब की प्रॉपर्टी खरीद रहे थे और उनकी पीछे कोई डिक्लेयर्ड इनकम नहीं थी। मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तफाक करता हूं कि 90% ऑफ ट्रांजैक्शंस नाउ वुड रिमेन विद इन द एलिजिबिलिटी लिमिट जो हमने, लेकिन ये एलिजिबिलिटी लिमिट वक्त के साथ कैबिनेट को इख्तियार दे दिया लेजिस्लेचर ने कि वो इसे मॉडिफाई कर सकती है। हम एक दफा इस सिस्टम को एस्टैब्लिश कर ले, इस प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश कर ले, तो मेरा ख्याल आहिस्ता आहिस्ता वो सफर भी चल जाएगा। जैसे आज आप सवाल कर रहे हैं, सवाल इसलिए
उठता है, क्योंकि ये जो एरियाज हैं, नहीं सब देखें, प्रॉपर्टी की जो बाइंग सेलिंग है इस पर कैबिनेट इंटरवीन भी कर देती है, आप लोगों को 2 कदम पीछे भी हटना पड़ता है। पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो टीचर्स के शोबे की तरफ जाते हैं, टीचिंग के शोबे की तरफ। उन्हें 25% रिबेट का कहा गया था, जो मिलता था, वो आपने रिवर्स कर दिया कि जो टैक्स है वो सबकी बराबर देंगे। उस पर काबीना नहीं मानी आपकी बात, मगर ये प्रॉपर्टी के लिए 5 करोड़ और कमर्शियल के लिए 10 करोड़ के ऊपर मान गए कि जी ठीक है, अगर आप जस्टिफाई नहीं करते आपके अर्निंग्स के मीन्स। नहीं मैं पहले तो आपने सवाल बिल्कुल ठीक किया है कि ये जो रिसर्चर और टीचर्स की रिबेट थी वो नहीं हुई। देखिए, इस पे तो पूरी गवर्नमेंट में इत्तेफाक था कि इनको रिबेट मिलनी चाहिए। जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसकी तीनों साइड्स पे, अपोजिशन, कोलिशन पार्टनर एंड द कैबिनेट के जो रिप्रेजेंटेशन थी, हमारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, सबका था। हमने इवन इन प्रोसीडिंग्स के दौरान भी फंड को लिखा। अब फंड का जो हार्मोनाइजेशन ऑफ टैक्सेशन रेट का प्रिंसिपल है वो इसके अगेंस्ट जाता है। प्रॉब्लम ये है, टैक्स रेट का उनका प्रिंसिपल ये है कि अगर एक आदमी किसी प्राइवेट सेक्टर में सुपरवाइज़र है और उसकी तनख्वाह 1 लाख रुपया है, वर्सेस कोई बंदा किसी हाई मॉडर्न बीकन हाउस में टीचर है और उसकी लाख रुपया है, तो दोनों का टैक्स रेट एक होना चाहिए। उनका हार्मोनाइजेशन का प्रिंसिपल है, दुनिया भर में इसे माना जाता है। मैं ज़ाती तौर पर और हमारे मिनिस्टर साहब, हम सब इसके हक में थे कि ये रिबेट बरकरार रहनी चाहिए। गो ये वो हार्मोनाइजेशन के प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाती है, लेकिन जब हमने फंड को इसके ऊपर लिखा कि उनका यही कहना था कि फेयरनेस ऑफ टैक्स सिस्टम के खिलाफ है, क्योंकि ये आप बंदे की टाइप से तय कर रहे हैं, उसकी इनकम की लेवल से तय नहीं कर रहे कि उसको कितना टैक्स देना पड़े। तो इसमें जब आपने नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी को इस हवाले से बताया और आपने कहा कि IMF को इस बात पर एतराज़ है, तो आपने साथ ये कहा कि अगर हुकूमत चाहे तो कुछ ना कुछ दे सकती है, यानी कि गवर्नमेंट कोई सब्सिडी दे दे बजट में अगर पॉसिबल है, जिसके ऊपर नफीसा शाह साहिबा ने भी कहा कि कोई स्पेशल अलाउंस दे दें टीचर्स को। मगर जो बिलाल अजहर कियानी साहब हैं, स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, उन्होंने कहा कि नहीं, कोई फिस्कल स्पेस नहीं है हमारे पास। ये IMF किस किस्म का हमसे जिद करता है कि हम 5 करोड़ और 10 करोड़ रुपए वाली प्रॉपर्टी के लिए, तो उन्हें फेयरनेस नहीं नजर आती कि जी ठीक है, हम नहीं सवाल पूछ रहे। उन्हें अगर वज़ीर आज़म का दिल चाहे कि 6% सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में इजाफा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा था, वो 10% कर दें, IMF को कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि जी बजट आउट ना हो जाए। मगर ये टीचर्स के लिए, जो वैसे ही हमारे यहाँ बच्चे मुश्किल से नहीं अच्छा पढ़ते क्योंकि टीचर्स की भी क्वालिटी नहीं है अच्छी, उनके लिए IMF को प्रॉब्लम हो जाता है और उनके लिए एक फिस्कल स्पेस नहीं आता हुकूमत के पास। नहीं शायद साहब, मैं सच्ची बात आपको ये बताऊं कि देखिए, इसमें आर्गूमेंट्स तो सारे हम कर चुके हैं। आपने जो बातें की तकरीबन मैं उसमें से किसी से वो नहीं कर रहा, डिसएग्री नहीं कर रहा, सारे आर्गूमेंट्स तो टेबल पे आ गए। लेकिन बुनियादी बात ये है कि इवन तनख्वाहों के ऊपर जो ये प्रिंसिपल था, उसे 6% से 10 भी, ये मुश्किल काम था। फंड ने इसे आसानी से नहीं, मुश्किल से माना। हमने देखे, फंड के साथ आप जब निगोशिएट करते हैं तो कई चीज़ें होती हैं जिसमें आप बात कर रहे होते हैं, और इस पर भी हमने बात की, इस पर नहीं वो माने। और उसकी वजह यह है कि ये एक सैलरी को बढ़ाना या कम बढ़ाना या ज़्यादा बढ़ाना वो एक डिफरेंट बात है। वो तो बहस ये है कि क्या आपको कास्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से ये बनता है या नहीं बनता, और उस पर आप आर्गूमेंट दे सकते हैं। हर साल डिफरेंट आर्गूमेंट होंगे। जो हार्मोनाइजेशन ऑफ टैक्सेशन रेट का प्रिंसिपल है वो टोटली डिफरेंट है। आपने बाकी जगह भी देखा होगा, हमने हार्मोनाइजेशन की तरफ गए हैं। जैसे आपके जो बैंक्स में आपको बैंक से प्रॉफिट आते थे, उसका रेट कम होता था, उसको भी हमने बढ़ाया है। ऐसा नहीं कि सब जगह फुल हार्मोनाइजेशन अचीव हो गई है, लेकिन नहीं हुआ ना। जैसे आपने म्यूचुअल फंड्स पे देखिए ना, अब आपने जो म्यूचुअल फंड्स की फिक्स्ड इनकम है उस पर प्रॉफिट रेट पर टैक्स बढ़ा दिया, मगर जो इक्विटी इनकम है उस पर कम रखा ताकि इक्विटी की तरफ लोग जाएं। कुछ लोग अगर स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट ना भी करना चाहें तो उनके पास, तो यहाँ पे IMF को प्रॉब्लम नहीं है, मगर टीचर्स के ऊपर IMF को प्रॉब्लम है हार्मोनाइजेशन का। नहीं, उसकी वजह ये कि इसके नहीं शाहजेब, देखे आप थोड़ा सा, अब देखें, पहली बात ये कि आई एम नॉट होल्डिंग अ ब्रीफ फॉर IMF, मैं तो FBR के को ब्रीफ होल्ड कर रहा हूं। लेकिन मैं असल बात जो आपको बताना चाह रहा हूं, इसमें भी देखिए 2 प्रिंसिपल है। वहां पे हार्मोनाइजेशन ऑफ टैक्स रेट का प्रिंसिपल है, यहां एक्टिव और पैसिव इनकम का प्रिंसिपल है। आप पैसिव इनकम का रेट कैसे वही रख सकते हैं जो एक्टिव। एक बंदे ने बिजनेस में लगाया, उसने रिस्क ज्यादा लिया, ही अर्न द मनी, और उसके ऊपर
आप कहें जी कि कम रेट होगा और जिसने कोई रिस्क नहीं लिया और वो दिन को गोल्फ खेलता रहा, आप उसे कहें कि उसका रेट कम होगा, ये मुनासिब नहीं है। देखिए, एक्टिव इनकम का मतलब ये है कि अगर वो बिजनेस में जाएगी, इक्विटी में जाएगी, तो वहां पे प्रोडक्टिव फंक्शन करेगी, वह एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, वो एक सोसाइटल गुड क्रिएट करेगी। जो आपकी पैसिव इनकम है वो सोसाइटल गुड डायरेक्टली क्रिएट नहीं करती। जो एक्टिव इनकम है विच इज इक्विटी वाली इन्वेस्टमेंट, दैट डज क्रिएट सोसाइटल गुड। तो दोनों को उस तरह हम शायद कंपेयर नहीं कर सकते। मेरे क्योंकि बहुत अच्छे टीचर स्कूल में कॉलेज में रहे, तो मैं पर्सनली इस वाले कंपैरिजन पे तो मैं टीचर को रिपोर्ट मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं, इस वाले कंपैरिजन पे तो ये भी इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है कि अच्छे टीचर्स हों और लोग इस तरफ आएं। और मैं अगेन आपको ये कहते हुए कि आपने तो कहा था हुकूमत को कि आप किसी ना किसी तरीके से टीचर्स को फैसिलिटेट कर दे, बट गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास फिस्कल स्पेस नहीं है। शायद ये सवाल गवर्नमेंट के लिए भी बनता है। आप FBR हैं, आप रेवेन्यू साइड पर हैं, आपको IMF ने कहा था कि इसको लाइज कर दे, मगर क्योंकि मैं फिर वो 5 और 10 करोड़ वाले पे जाते हुए, क्योंकि आपने ही कहा था कि अगर कोई एक दफा प्रॉपर्टी खरीद ले तो उसके बाद हमारे पास कैपेसिटी इतनी कम है कि हमारा जो सक्सेस रेट है कि वो 3.7% है कि हम लोगों से पूछ सके कि आपके पास ये पैसे आए कहां से थे। उसमें भी हुकूमत ने 5 से 10 करोड़ रुपए, 5 करोड़ फॉर रेजिडेंशियल, 10 करोड़ रुपए फॉर कमर्शियल कर दिए। तो आपका काम मुश्किल किया ना गवर्नमेंट ने, आसान किया? नहीं, मैं बिल्कुल आपसे से एग्री करता हूँ। ये बिल्कुल दुरुस्त आपका एनालिसिस है। हम अभी भी एनालिसिस यही है। बात ये है कि सीक्वेंसिंग का इशू है और ग्रेजुअल इंप्लीमेंटेशन का। सो मेरा व्यू ये था और FBR का व्यू ये था कि इसे ज़्यादा अग्रेसिव इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, लेकिन जब कलेक्टिव विजडम उसमें आई तो कलेक्टिव विजडम ये थी कि नहीं, इंप्लीमेंटेशन को ज़्यादा ग्रेजुअली करना चाहिए। आई थिंक हम सब प्रपोज कर सकते हैं, लेकिन कलेक्टिव विजडम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। जहाँ पे और लोगों की बात भी सुनी जा रही हो, सिर्फ यहां चेंजेस नहीं हुई। आपने देखा होगा कि हम जो बिल लेके गए थे उसमें बहुत जगह चेंजेस आई हैं। रफली 50 to 60% ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द सेनेट कमेटी एंड द नेशनल असेंबलीज स्टैंडिंग कमेटी वर एक्चुअली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बिल। एंड आई थिंक ये प्रोसेस की क्वालिटी है। मे बी दिस नॉट द बेस्ट डिसीजन, कोई ऑप्टिमल डिसीजन होता नहीं है। फिस्कल पॉलिसी मेकिंग ग्रे एरिया में ऑपरेट करती है, ब्लैक वाइट साइंटिफिक फैक्ट्स की तरह नहीं होती। तो मेरे हिसाब से अगर ये, लेकिन क्योंकि क्वालिटी ऑफ प्रोसेस इंप्रूव हुई है तो इस साल भी इंप्रूवमेंट हुई है बिल में, अगले सालों में हम देखेंगे और इंप्रूवमेंट होगी। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि अब नाउ विद 11.7 ट्रिलियन आपने अचीव किया, अगला साल है 14.1 ट्रिलियन का, यानी कि आपने इस साल 2400 अरब रुपए ज्यादा इकट्ठे किए और इस माली साल में जो आज से शुरू हो गया 1 जुलाई से, उसमें आपको फिर 2400 अरब रुपए ज्यादा इकट्ठे करने हैं। पिछले साल 1300 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाए थे, मगर इस साल आपने 462 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाए हैं। तो कैसे 2400 अरब रुपए इकट्ठे कर पाएंगे अगर आपने टैक्स भी पिछले साल के मुकाबले में? जी शाहजेब, मैंने उसका एनालिसिस किया है। पिछले साल बिल्कुल 1300 अरब के जिसका इजाफी टैक्स आ रहे थे, उसमें से कुछ टैक्सेस ऐसे जिन्होंने ऑपरेटिव भी करंट ईयर में होना है, वो पिछले साल थे नहीं। जैसे इनकम टैक्स की रिटर्न आपकी सितंबर में होती है, तो हमें जो एक्चुअली पैसे आए टैक्सेशन मेजर से वो 805 बिलियन आए इस साल। और आप ये देखिए कि कोई 766 हमें इन्फ्लेशन से आए, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत गिर गई थी। आपका टोटल इन्फ्लेशन और नॉमिनल GDP ग्रोथ मिला के 766 बिलियन आए और 865 इन्फोर्समेंट से आए। और आप ये याद रखिए कि इन्फोर्समेंट या कंप्लायंस रेट, इसमें ये हमारा पहला साल था रिफॉर्म्स का FBR में, और उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनके रिजल्ट्स पहले साल में आने थे, ज़्यादा अगले साल में आने थे। मैं ये नहीं कह रहा कि अगले साल का टारगेट चैलेंजिंग नहीं है, बिल्कुल चैलेंजिंग है। ऑटोनोमस ग्रोथ की उसमें हमारी जो है एजम्पशन वो 11 या 12% की है, क्योंकि एक लो इन्फ्लेशन ईयर आया है, तो ख्याल ये है कि इतना लो इन्फ्लेशन ईयर अगला साल नहीं होगा। तो ये 11-11.5% के ऊपर कैलकुलेटेड है। इफ दैट assumption holds, now that's a big if that I'm putting here, if that assumption holds, तो ये टारगेट रियलिस्टिक है। आसान नहीं है मगर रियलिस्टिक है। लेकिन अगर इफ दैट assumption does not hold 11.5-12% की ऑटोनोमस ग्रोथ की, जिसमें इन्फ्लेशन का एक बड़ा हिस्सा होता है, तो देन आई वुड एग्री कि ये टारगेट रियलिस्टिक से ज्यादा चैलेंजिंग बन जाएगा। मतलब और assumption के ऊपर जो सवाल उठता है वो जून के नंबर से उठता है। जून का आपका टारगेट था 1.67 ट्रिलियन, 1.67 ट्रिलियन का, मगर आपने हासिल किया 1.49 ट्रिलियन। अब जून वो महीना है क्योंकि लास्ट क्वार्टर में तो वैसे ही 2.6% की ग्रोथ
ग्रोथ हासिल करने के लिए लास्ट क्वार्टर में कोई 5% से ऊपर की तरक्की हमने करनी है, तो लास्ट क्वार्टर में तो आपको ज़्यादा सपोर्ट मिलनी चाहिए थी जीडीपी से और आपको अपना जून का टारगेट अचीव करना चाहिए था। अगर जून का टारगेट नहीं अचीव हुआ तो आगे कैसे आप अचीव कर पाएंगे? नहीं, देखें, पिछले जून में अगर आप देखें ना, पिछले जून में मैं अभी एक्चुअली नंबर ही देख रहा हूं आसानी के लिए, हमने 1190 बिलियन कलेक्ट किए थे और इस दफ़ा जो जून में हमारा वो जो नेट का नंबर है वो 1502 है, विच इज़ मच हायर देन द लास्ट जून। तो ये ऐसे है कि जिस तरह हमने जुलाई में पिछले में जो नंबर, तो पिछले जुलाई से कंपेयर होगा ना, तो जून ने जुलाई से नहीं होना, तो पिछले जुलाई से हम ये ज्यूम करते हैं कि हम 20, ये टोटल देखिए 19 to 20% इंक्रीज बनती है। इस साल हमने 26% इंक्रीज अचीव की, अगले साल हम 19-20% रख रहे हैं। हुकूमत ने आसान टारगेट नहीं दिया एफबीआर को, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये पिछले साल का जो 40% इंक्रीज का टारगेट था उससे कहीं ज्यादा रियलिस्टिक है और शायद इस दफा उस तरह की डाउनवर्ड रिवीजन की जरूरत ना पड़े जिस तरह पिछले साल पड़ी थी, और उसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं साहब। मगर जो जून के नंबर्स हैं इसमें क्या ये बात ठीक है कि आप लोगों ने रिफंड्स रोके थोड़ा सा इन्फ्लेटेड टारगेट दिखाने के लिए, एडवांस मांगा और कहा कि जो विदहोल्डिंग टैक्स एग्जेम्पशन है उसका सर्टिफिकेट उस वक्त मिलेगा जब एडवांस जमा कराओ, जिसकी वजह से ऑलरेडी टारगेट से कम अचीव किया, मगर इसमें भी आपने रिफंड्स रोके और एडवांसेस लिए? शाहजेब, हर साल ये गुफ्तगू होती है जून में, और हर साल जून में भी होती है, दिसंबर में भी होती है। हर साल अगर सोचे कि लोग एडवांस ही टैक्स देते थे तो इवेंचुअली वो खत्म हो जाते हैं ना, वो उसने किसी दिन तो एडजस्ट होना है ना। ये मैं 15 साल से एडवांसेस वाली बात सुन रहा हूं, तो ये एडवांसेस इवेंचुअली तो फिर कम्युलेट हो जाने चाहिए थे। तो एक लिमिट होती है जिस हद तक कुछ कंपनीज जो हैं वो अपनी एडवांसेस बिल्कुल देती है, ये बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं देती हैं, लेकिन ये नॉर्मल नंबर है। ये जो बात है कि रिफंड कम इशू है, दुरुस्त नहीं। आप साल पूरे का नंबर देख ले कि पिछले साल रिफंड कितने इशू हुए थे, इस साल कितने हुए, तो ये टाइमिंग का डिफरेंस है और इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है। और वो आपको पता है जुलाई अगस्त सितंबर के हमारे टारगेट्स उस तरह नहीं होते। हर साल जून में हम ज्यादा पैसे कलेक्ट करते हैं, टारगेट का भी इशू है लेकिन एक्सपेंडिचर का भी इशू है। आप देखिए बहुत सारी कंपनीज ने अपने फंड्स क्लोज करने, मसलन कल जब मैंने क्लोज कर लिया इसको और आज मैं रिपोर्ट भी कर चुका हूं इन नंबर को 11.74 ट्रिलियन को, तो मुझे स्टेट बैंक ने कहा कि उनके पास आज मुझे उनका फोन आया कि आपका सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन हमारे पास कल से आपके 32 बिलियन पड़े हुए हैं, तो वो हम रिमिट करना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें कहा क्यों, ये आपको क्यों लगता है कि ये कहाँ से आए हैं? जो उन्होंने कहा कि ये लेट आते हैं, हमारे रिकनसाइल होते थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत सारे लोग अपना फाइनेंशियल क्लोजर कर रहे होते हैं, तो वो जून में पैसे वाकई ज़्यादा देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जून तो जून ही कंपेरिजन मुनासिब होगा, जुलाई टू जुलाई ही कंपेरिजन मुनासिब होगा। तो अब आप जुलाई का जब टारगेट आपके सामने आएगा तो ये पिछले साल के टारगेट से 18-19% ही ज्यादा होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। सब एक चीज जिसकी आप बार बार कमिटमेंट कर रहे हैं, आपने उसमें भी कहा, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि आपका काम है कि जो लैक ऑफ ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट डेफिसिट है अवाम का एफबीआर के साथ, उसे कम करना है। आपने बताया कि क्या रिफॉर्म्स आप कर रहे हैं, एम्प्लॉइज के हवाले से प्रमोशंस नहीं दे रहे हैं उन लोगों को जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, जिन पर करप्शन के इल्जाम थे, रेपुटेशन ठीक नहीं थी। बट जो नए अख्तियारात हैं, आपने ये भी कहा कि गिरफ्तारी के अख्तियारात दुनिया भर में होते हैं, जो टैक्स उनका इदारा होता है, मगर पाकिस्तान की हिस्ट्री ऐसी है जिसमें ज़ाहिर एफबीआर पर खुद पर बड़े इल्जामात लगते हैं, रिश्वत के भी लगते हैं, इसके अलावा लोगों को हरास करने के भी लगते हैं। और पाकिस्तान की अपनी हिस्ट्री ये है कि अगर नैब का काम था करप्शन रोकना, उसके पास अख्तियारात आए तो वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के टूल के तौर पर इस्तेमाल होने लगा, सबसे करप्ट इदारे के तौर पर नैब सामने आया। तो ये अख्तियारात कहीं इसी मद में तो नहीं इस्तेमाल होंगे पाकिस्तान की अपनी हिस्ट्री को देखते हुए? शाहजेब, आई एम एक्चुअली वेरी थैंकफुल टू यू, ग्रेटफुल टू यू कि आपने ये सवाल पूछा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखें, क्रिमिनल पावर किसी ऐसे अदारे को देना जिसके अंदर सब कल्चर अच्छा ना हो, ये एक बड़ा हाई रिस्क है। और जब हम ये सारी ड्राफ्टिंग कर रहे थे तो हमारे ज़हन में यही मकसद था। जो करंट इख्तियार था वो ACDC के पास था, हमने उसके ऊपर एक सेफ गार्ड डेवलप किया, कि वो कमिश्नर से अप्रूवल लेगा। लेकिन जब हम कमेटी में गए तो कमेटी, मैं इसीलिए कहता हूँ कलेक्टिव विजडम ऑलवेज गिव्स यू बेनिफिट, उन्होंने कहा नहीं मजीद सेफ गार्ड डेवलप करने, एंड वी इमीडिएटली एग्री टू दैट, क्योंकि हम इस प्रिंसिपल से एग्री करते हैं एज ए इस प्रिंसिपल से कि जितने सेफ गार्ड हो उतना अच्छा है। हमने 4 सेफ गार्ड डेवलप किए। एक तो ये किया कि टैक्स फ्रॉड की जो ऑफेंसेस डिफाइंड थे उनमें से सवाए वो जिसमें टेम्परिंग और फोर्जरी हो,
और उसके अलावा भी टैक्स फ्रॉड की किस्में होती हैं, सवाए वो जिसमें टेम्परिंग या फोर्जरी हो, बाकी सबको हमने नॉन कॉग कर दिया। यानी आप अदालत से तो जाके उसके खिलाफ वारंट ले सकते हैं, लेकिन आप एग्जेक्टिव साइड पे कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, हमने उसके ऊपर लिमिट लगा दी, एक माली लिमिट लगा ली। तीसरा, हमने कहा कि सिर्फ 3 सिचुएशंस होंगी जिसमें यह ऑपरेटिव होगा, बंदे के भाग जाने का खतरा हो, एविडेंस की टेम्परिंग का खतरा हो, या 3 दफा ड्यूली सर्व्ड नोटिस के ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन ना करे। फिर चौथी शर्त लगाई, हमने कहा ना ये इख्तियार एसी के पास होगा, ना डीसी, ना कमिश्नर या चीफ कमिश्नर के पास। ये सारे लोग केस बना के एक 3 मेंबर कमेटी को भेजेंगे जो बोर्ड के मेंबर्स पे मुश्तमिल होगी, वेरी सीनियर ऑफिसर्स, और वो एक रीजन आर्डर लिखेंगे कि व्हाई दे आर सेटिस्फाइड दैट इट इज इंपॉर्टेंट कि यहां टेम्परिंग की नेचर ऐसी है या फोर्जरी की नेचर ऐसी है या एक्यूज के भाग जाने का खतरा इतना हाई है। वो एक रीजन आर्डर होगा। मेरा ख्याल है सफिशिएंट सेफगार्ड हैड बीन डेवलप्ड इसके अंदर। अब मेरी ख्वाहिश, देखिए मैं एज ए सिटीजन भी सोचता हूं, मैंने हमेशा एफबीआर में नहीं रहना, मैं तो साल भी नहीं हुआ यहाँ आए हुए, मैंने कल इसे फेस भी करना है। तो जो गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ लॉ है वो यही है कि आप जब लॉ मेकिंग की ड्राफ्टिंग कर रहे हो तो आप अपने आपको दूसरी साइड से देखो। मैं जाती तौर पर आपको समझता हूं, मैं दूसरी साइड से बैठ के देख रहा था कि ये कहीं यूज ना हो। हमने एक और इसमें इस दफा एडिशनैलिटी की है। ट्रेडिशनली जब ये सेल्स टैक्स लॉ में ये ड्रेस वगैरह की पावर आई थी तो इसके अंदर ये डेफिनेशन नहीं थी ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होगी। सो मेनी कोर्ट्स हैव रेड कि ये टैक्स रिकवरी इसका पर्पस है। इसका बिल्कुल पर्पस टैक्स रिकवरी नहीं है। हमने साफ एक क्लास डाल दी है कि इसका सिर्फ पर्पस जो है वो डिटरेंस क्रिएट करना है और फ्रॉड को रोकना है। इसका मकसद टैक्स रिकवरी या टैक्स को बढ़ाना नहीं है, सिर्फ उन चीजों को डिटर करना है जिनकी वजह से फ्रॉड हो रहा है। जिसका मतलब क्या हुआ कि आप इसे एक्सटेंसिवली यूज नहीं करेंगे, इट वुड बी रेयरली यूज्ड। और हम इंटरनल एसओपीज बना रहे हैं और मैंने अपने अफसरों को आज भी मीटिंग की, मैंने उन्हें कहा जी मुझे अगर इसके ऊपर कोई आता है, कोई किसी टैक्स पेयर को तंग किया जाता है तो ये बिल्कुल कोई टॉलरेंस नहीं है उसके इसके लिए। मेरा बिल्कुल, मैंने आज सुबह भी कहा, जब तक ट्रस्ट का डेफिसिट ब्रिज नहीं होता बिटवीन अ टैक्स अथॉरिटी एंड द टैक्स पेयर तो ये मामला आगे नहीं चल सकता। आप ये देखेंगे कि इस साल इंशाल्लाह एक वाज़े तौर पर आपको चेंज नजर आएगी टैक्स कल्चर में कि लोगों का जो मोड है। मैंने आज उनसे 3 बातें की। आज मैंने आई वाज एड्रेसिंग ऑल द ऑफिसर्स, मैंने उन्हें कहा जी पहली बात यह है कि आपका काम टैक्स ज्यादा लेना नहीं है, दुरुस्त टैक्स लेना है। ज्यादा करना आपका काम नहीं है। जितना टैक्स जिसका ड्यू है ना उससे कम लेना है ना उससे ज्यादा लेना है। और दूसरा, आपके जिम्मे ये काम नहीं है कि आप ये साबित करते रहें कि जो बंदा कोई किसी बंदे ने टैक्स नहीं दिया, कम दिया, अवॉइडेंस की, इसके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं। अनटिल समबडी डज एन एक्टिव टैक्स फ्रॉड। एक्टिव टैक्स फ्रॉड से मुराद है कि उसने फोर्जरी की, टेम्परिंग की, इसके अलावा नहीं है, बाकी सब में। तो आपने इसमें नहीं जाना। तीसरा मेरा जो उनको मैसेज था वो ये था कि एफबीआर शुड बी सीन एज अ कंपैशनेट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट एज एन एक्सट्रैक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरे लिए भी ये चैलेंज है, मेरी सीनियर लीडरशिप जो एफबीआर है उसके लिए भी चैलेंज है कि हम इस इमेज को फ्रॉम एन एक्सट्रैक्टिव ऑर्गेनाइजेशन टू अ कंपैशनेट ऑर्गेनाइजेशन कैसे बदलते हैं। हमने टैक्स के अहदाफ भी हासिल करने हैं और इस इमेज को भी चेंज करना है। आई एम श्योर इट विल टेक टाइम, इट्स डिफिकल्ट, इट्स नॉट ईजी, बट वी आर ऑल कमिटेड टू वर्क ऑन इट। और हमने दूसरी साइड पे ये कहा है कि जिस अफसर के खिलाफ ऐसी कोई शिकायत आएगी कि उसने एक्सेस की है तो उसके खिलाफ फौरन एक्शन। ऑलरेडी आपको पता है हम इंटेग्रिटी के हवाले से दूसरी चीज़ों पर काम कर रहे हैं, बट मेन मैसेज गवर्नमेंट का भी और एफबीआर का भी ये है कि किसी किस्म की हम ज्यादती नहीं होने देंगे। जहां ज्यादती की शिकायत होगी सख्त तरीन प्रोपोर्शनेट एक्शन नहीं होगा, मोर देन प्रोपोर्शनेट एक्शन होगा उन ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स के खिलाफ जो टैक्स पेयर के साथ ज्यादती